हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूमैन और रैकशीट पर। आज जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि जो 16 मार्च की जो थर्ड शिफ्ट हुई है, उसका 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा को पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चार ऑप्शंस थे। ए 2010 से 11, बी ऑप्शन था 2011 से 12, सी ऑप्शन था 2012 से 13 और डी ऑप्शन था 2013 से 14 है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 2011 से 2012 आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है, इसको आप देख सकते हैं कि प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट की अवधारणा को यूनियन बजट 2011-12 में पहली बार लागू किया गया। यह उस राजस्व घाटे को मापता है जिसमें से वह हिस्सा घटा दिया जाता है जो पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए आवंटित धन पर खर्च हुआ हो। इस तरह इसे बजट के दौरान 2011-12 में पेश किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन था कि रामसर अवार्ड 2025 किसे मिला था। चार ऑप्शंस थे। ए मेधा पाटकर, बी ऑप्शन था सुनीता नारायण, सी ऑप्शन था जयश्री वेंकटेशन और डी ऑप्शन था वंदना शिवा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी जयश्री वेंकटेशन आपका एकदम करेक्ट आंसर था। यह जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया है कि जयश्री वेंकटेशन को 2025 में रामसर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, यानी वेटलैंड यूज कैटेगरी से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए किया जाता है। जयश्री वेंकटेशन पहली भारतीय हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, मार्च 2025 तक भारत में कितने किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी वितरित किए गए हैं। आपके चार ऑप्शंस थे। ए 5.5 करोड़, बी ऑप्शन था 6.8 करोड़ और सी ऑप्शन था 7.7 करोड़ और डी ऑप्शन था 8.5 करोड़, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7.7 करोड़ आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया है, इसको आप देख सकते हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार मार्च 2025 तक लगभग 7.7 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को जारी किए जा चुके हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानी कि केसीसी का उद्देश्य किसानों को सस्ती और आसान ऋण सुविधा प्रदान करना है। इससे किसानों को फसल खरीद, बीज, उर्वरक और सिंचाई जैसे कार्यों के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि वास्तुकला में चारबाग शैली के उदाहरण कौन से हैं। चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए ताजमहल आगरा, बी ऑप्शन था कुतुब मीनार दिल्ली, सी ऑप्शन था अजंता गुफाएं महाराष्ट्र और डी ऑप्शन था सूर्य मंदिर कोणार्क, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए ताजमहल आगरा आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ताजमहल आगरा यह चार बाग शैली का उदाहरण है। इसी को एक्सप्लेन किया है, इसको आप देख सकते हैं कि चार बाग शैली फारसी मूल की बागवानी की योजना है। इसमें जिसमें बगीचों को चार भागों में बांट दिया जाता है और बीच में पानी की नालियां पर पथ गुजरते हैं। यह शैली मुगलों द्वारा भारत में लाई गई थी। ताजमहल की मुख्य बगीचा चारबाग शैली में निर्मित है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। चार ऑप्शंस थे। ए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन था महाराष्ट्र, सी ऑप्शन था मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन था राजस्थान, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया है, इसको आप देख सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातीय यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स आबादी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक थी। मध्य प्रदेश में के बाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी जनजातीय जनसंख्या पर्याप्त है। मध्य प्रदेश में प्रमुख जनजातीय भील, गोंडा, भैया, कोरकू आदि हैं। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि डीएनए अणु की दो श्रृंखलाएं एक दूसरे से किसके माध्यम से जुड़ी होती हैं। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शंस थे। ए हाइड्रोजन बंध के माध्यम से उनके नाइट्रोजनी आधार, बी ऑप्शन था कोवैक्लेंट बंध के माध्यम से, सी ऑप्शन था आयनिक बंध के माध्यम से और डी ऑप्शन था वेंडरवाल्स बल के माध्यम से, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रोजन बंध आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि डीएनए डबल हेलिक्स संरचना वाला अणु है। इसकी दो न्यूक्लियोटाइड
श्रृंखलाएं एक दूसरे के सामने स्थित नाइट्रोजनी आधार के माध्यम से जुड़ी रहती हैं। यह हाइड्रोजन बंधों के कारण संभव होता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। चार ऑप्शंस थे, ए पीपल, बी ऑप्शन था आम, सी ऑप्शन था खेजड़ी और डी ऑप्शन था नीम, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी खेजड़ी आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। खेजड़ी मुख्य रूप से थार रेगिस्तान और सूखा क्षेत्र में पाई जाती है। यह वृक्ष सूखे और गर्म क्षेत्रों के लिए अनुकूल है और रेगिस्तानी मिट्टी में जीवित रह सकता है। खेजड़ी का महत्व दिया था कि पशु के लिए चारा, मिट्टी में उर्वरक में सुधार, रेगिस्तान परिस्थिति के लिए आवश्यक। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, संसद ने रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है, मतलब 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है। चार ऑप्शंस थे, रेलवे को निजी करने यानी कि प्राइवेटाइजेशन के लिए, बी ऑप्शन था यात्रियों को मुफ्त किराया देने के लिए, सी ऑप्शन था रेलवे बोर्ड की शक्तियों, स्वायत्तता और संचालन को मजबूत करना, और डी ऑप्शन था विदेशी निवेश को 100% खोलना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी रेलवे बोर्ड की शक्तियों को स्वायत्तता और संचालन को मजबूत करना आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि रेलवे बिल, जो रेलवेज अमेंडमेंट बिल 2024 का मुख्य उद्देश्य रेलवेज एक्ट 1989 में संशोधन करना है, ताकि भारतीय रेलवे का कानूनी ढांचा सरल व सुसंगठित बनाया जा सके। इसके तहत रेलवे बोर्ड को वैधानिक आधार दिया गया, उससे उसकी स्वच्छता, शक्ति और दक्षता बढ़े। यह बिल भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को निरस्त करने के लिए भी है और इसके प्रावधानों को 1989 के अधिनियम में शामिल करता है, जिससे रोल प्रशासन ज़्यादा जवाबदेह और प्रभावी हो। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि हाल ही में डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। चार ऑप्शंस थे, ए अर्जेंटीना, बी ऑप्शन था मैक्सिको, सी ऑप्शन था इक्वाडोर और डी ऑप्शन था कोलंबिया, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी इक्वाडोर आपका एकदम करेक्ट आंसर था। जो डेनियल नोबोआ है वह इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है कि डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं और उन्हें 2025 के राष्ट्रपति चुनाव में इस पद के लिए चुना गया, पुनः निर्वाचित किया गया था। आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। चार ऑप्शंस थे, 28.3%, बी ऑप्शन था 31.2%, सी ऑप्शन था 31.16% और डी ऑप्शन था 33.5%, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी 31.16% आपका एकदम करेक्ट आंसर था। 31.16% यह भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत था। इसी को एक्सप्लेन किया है, इसको आप देख सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 31.16% हिस्सा शहरी क्षेत्रों में निवास करता था। शेष लगभग 68.84% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी। यह आंकड़ा भारत में शहरीकरण और धीमी दर को दर्शाता है, जबकि कुछ राज्यों में शहरीकरण अधिक है, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गोवा आदि। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अलकनंदा और भागीरथी नदियां कहाँ मिलती हैं, जहां वे गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं। चार ऑप्शन थे, ए हरिद्वार, बी ऑप्शन था ऋषिकेश, सी ऑप्शन था देहरादून के पास देवप्रयाग और डी ऑप्शन था वाराणसी, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी देहरादून के पास देवप्रयाग इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि भागीरथी नदी हिमालय की गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा नदी कई हिमालयी नदियों के संगम से बनती है। ये दोनों नदियां देवप्रयाग जो उत्तराखंड में है में मिलती हैं। इस संगम के बाद नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और यहाँ पर कई तीर्थ स्थल हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पांडिचेरी की स्थापना कब हुई थी। चार ऑप्शंस थे, ए 1674, बी ऑप्शन था 1693, सी ऑप्शन था 1674 और डी ऑप्शन था 1720, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 1674 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये 76 था, 1676 था, इसका करेक्ट आंसर होगा 1674 एडी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया है कि पांडिचेरी भारत में एक पूर्व फ्रेंच कॉलोनी थी। इसे फ्रांसीसियों ने 1674 में स्थापित किया था। बाद में यहाँ फ्रांसीसी शासन चलता रहा और 1954 में भारत में शामिल किया गया। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि एआई एक्शन समिट बैठक की सह अध्यक्षता
किसने की थी? चार ऑप्शंस थे, नरेंद्र मोदी और जो बाइडन ने। बी ऑप्शन था इमैनुअल मैक्रोन और ऋषि सुनक। सी ऑप्शन था नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन। और डी ऑप्शन था व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी और मैनुअल मैक्रोन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया है कि 2025 में एआई एक्शन समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट का आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था। इस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भारत के नरेंद्र मोदी और फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन ने मिलकर की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तरी मैदान की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक कितनी है? चार ऑप्शंस थे, ए 1000 किलोमीटर, बी ऑप्शन था 1500 किलोमीटर, सी ऑप्शन था 2400 किलोमीटर और डी ऑप्शन था 3000 किलोमीटर, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 2400 किलोमीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 2400 किलोमीटर जो उत्तरी मैदान की लंबाई और पूर्व से पश्चिम तक की कितनी है? 2400 किलोमीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया है कि भारत में उत्तरी मैदान हिमालय की तलहटी और उत्तरी पठारों के बीच फैले यह मैदान पूर्व से पश्चिम तक लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र। यह क्षेत्र कृषि और जनसंख्या दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चार ऑप्शंस थे, ए महावेद, बी ऑप्शन था ध्रुवा, सी ऑप्शन था धुआंखेड़ी और डी ऑप्शन था अमरकंटक, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि धूपगढ़ इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया है हमने। इसको आप देख सकते हैं। सतपुड़ा रेंज मध्य भारत में स्थित मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैली है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धुआंखेटी जिसको हम धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है लगभग, और यह चोटी पंचमार्गी जिले मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा रेंज में अन्य महत्वपूर्ण स्थल महावेद, अमरकंटक और सोनगाटी है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसको आप देख सकते हैं।